लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बस हमारी बच रही है जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज वही हम कवर करें। आई होप आप सभी ने लास्ट लेक्चर नंबर 8 जरूर देख लिया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीडी कैम। और लास्ट लेक्चर में हमारी 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस हुए थे लास्ट के लेक्चर में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस हुए थे। अब ये जब चैप्टर हो जाएगा, इसके एक आध लेक्चर बचा है, उसके बाद एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन जरूर आएगा जिसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे सॉल्यूशन चैप्टर के। तो देखते हैं आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो ऑस्मोसिस से होगी, देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन रिवर्स ऑस्मोसिस, एंड देन क्वेश्चंस, एंड देन एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये हमारे पास टॉपिक्स हैं आज के, इन सबको डिस्कस करेंगे। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। सर यहाँ तो ऑस्मोसिस लिखा है, पहले ऑस्मोसिस को समझ लेते हैं, फिर आगे उस पर बात करेंगे क्या हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सर ये लिखा क्या है, इसको थोड़ा सा प्लीज पहले आप करिए एक्सप्लेन। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन है और एक साइड हमारे पास है सॉल्वेंट, ठीक है सर। कोई सॉल्वेंट है, मान लेते हैं वाटर ही ले लेते हैं ना, तो वाटर से हमारे लिए इजी होगा समझना। तो एक साइड हमने ले लिया वाटर, एक साइड ले लेते हैं वाटर में कुछ आपका, यहाँ पे ले लिया मैंने वाटर, यहाँ पे मैंने ले लिया वाटर में चीनी मिला लेते हैं, तो वाटर प्लस सॉल्ट ले लिया। अब मैंने इन दोनों को यहाँ से कनेक्ट कर रखा है, ये ओपन है, यहाँ से ये भी ओपन है, यहाँ पे ऊपर से एकदम ओपन है, कुछ नहीं कर रखा। अभी पीएटीएम प्रेशर आ रहा होगा, यहाँ पे भी पीएटीएम प्रेशर होगा। इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है नॉर्मल एकदम है, सब कुछ नॉर्मल कंडीशन है, कोई मैं ना ही एक्सटर्नल प्रेशर अभी अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है सर। तो यहाँ पे वाटर प्लस वन। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है सर, कॉन्सेंट्रेशन तो हमारी इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि जितना ज्यादा हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे उतने ज्यादा, जितने सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स उतनी ज्यादा मेरी मोलैरिटी और उतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन आप जीरो भी कह सकते हैं मोलर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सोल्यूट नहीं है। इसकी मान लेते हैं 0.2 मोलर मान लेते हैं ऐसे। तो जो सोल्यूशन है, क्या उसकी कॉन्सेंट्रेशन है सर, यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन है हाई, हाई कॉन्सेंट्रेशन दिख रही है। तो इसकी क्या है सर, इसकी लो कॉन्सेंट्रेशन है बिल्कुल। अब क्या होगा सर, यहाँ पे हमारे पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसके आसपास सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही हमारा मूव करता है, जनरली उसी को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। वो कुछ कुछ चीजों को हमारे मूवमेंट के लिए वो करेगी। पास सेमी का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब होता है ना हाफ। तो कुछ हाफ चीजें उसमें से जा सकती हैं, जैसे कि सॉल्वेंट जा सकते हैं, मेरे हिसाब से सॉल्यूट नहीं जा सकता जितना मुझे याद आ रहा है। बाकी जो बायो वाले बच्चे होंगे उनको ये बात बिल्कुल पता होती है, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, और भी वो चीजें पढ़ते हैं आपकी प्लांट फिजियोलॉजी में, तो उन्हें वो बात पता होगी। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आसपास क्या हुआ, अब यहाँ पे होगा कि यहाँ पे यह वाटर है, सॉल्ट है, यहाँ इसकी मोलैरिटी क्या है 0.2। तो यहाँ से जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे वाटर जो है, क्या है वाटर, जीरो मोलैरिटी। तो वाटर यहाँ से जो है मूव करना शुरू कर देगा इधर, या फिर ये वाटर मूव करना शुरू कर देगा इधर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और जैसे ही वाटर इधर मूव करेगा तो क्या होगा सर, जैसे ही वाटर इधर मूव करेगा तो ये होगा कि इसकी जो मोलैरिटी है या फिर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होने लगे, कम होती रहेगी। तो वाटर यहाँ पे मूव करते रहेगा, जैसे ही मतलब एक टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन जब बराबर आ जाती है तो हमारा वाटर मूवमेंट बंद कर देगा, ऐसा ये कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्या है, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, क्या सॉल्वेंट मूव कर रहे हैं सर, सॉल्वेंट मूव कर रहे हैं फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर मान लेते हैं ये सॉल्वेंट नहीं होता, मान लेते हैं ये हमारे पास ये भी एक सॉल्यूशन ही होता, बट इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस बार मैं ले लेता हूँ, मान लेते हैं 0.1 मोलर ले लेता हूँ, इसकी 0.3 मोलर कर लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स वाटर तब भी मूव करेगा, कहाँ से, लो कंसेंट्रेशन। लो कहाँ पर है सर, यहाँ पर लो है, यहाँ पर हाई, तो हमारा सॉल्वेंट तब भी यहीं से इधर ही मूव करेगा फ्रॉम दी सॉल्यूशन विच इज हैविंग हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे अगर सॉल्वेंट नहीं है तब भी हमारी यही मूवमेंट होगी। तो ये हमारी सिंपली ऑस्मोसिस होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होना फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है सर। अब एक और चीज होती है, अब जो हमारा जो सॉल्वेंट है ना, जो एकदम डेप्थ की बात है वो ये बात है, सॉल्वेंट इधर भी मूव कर रहा होता है और सॉल्वेंट इधर भी मूव कर रहा होता है, मतलब सॉल्वेंट की सर मूवमेंट दोनों तरह होती है, आप ये कहना। हाँ जी बेटा, सॉल्वेंट जो मूव कर रहा होता है ना वो दोनों तरीके से मूव कर रहा होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो नेट मूवमेंट है, जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है नेट मूवमेंट, वो हमारी इधर की ही डायरेक्शन होगी। जो मैंने ये ग्रीन वाला एरो बना रखा है, ये इधर ही डायरेक्शन होगी नेट मूवमेंट। हमारा जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट इस साइड भी मूव करेगा, सॉल्वेंट इस साइड भी मूव करेगा, लेकिन नेट मूवमेंट किधर होगी सर, हमारी नेट मूवमेंट होगी उधर। कहां से सर, नेट मूवमेंट होगी हमारी फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन डेप्थ में आ जाए ना कि किधर मूव करते हैं, तो दोनों तरफ मूवमेंट होती है, बट नेट मूवमेंट हमें बतानी है, कि नेट मूवमेंट जो है वो बताती है ऑस्मोसिस। अगर मान लेते हैं
वाटर इधर भी जा रहा है, मैं कह रहा हूँ 10 ml जा रहा है वाटर इधर, मैं कह रहा हूँ इधर भी आ रहा है वाटर, मैंने कह दिया 20 ml आ रहा है, तो नेट मूवमेंट इधर हुई, तो आप कहेंगे सर 10 ml इधर आया वाटर, पर 20 ml इधर चले गए तो नुकसान हो गया, तो जो नेट मूवमेंट है वो है 10 ml की इधर। तो वाटर की जो मूवमेंट है या फिर सॉल्वेंट की जो मूवमेंट है वो नेट मूवमेंट की डायरेक्शन हमें देखनी है। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आती है बात यहाँ पे मिनिमम ऑस्मोटिक प्रेशर की, जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मिनिमम प्रेशर अप्लाइड सो दैट नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल जीरो। सर मतलब क्या है इसका, आइए समझते हैं। अगेन ये ही हम कर लेते हैं इसको केस। तो यहाँ पे ये हमारे पास सॉल्यूशन है और ये हमारे पास वही सॉल्वेंट है, ठीक है। वो जिसकी मोलैरिटी होगी जो कि होगी कम, और इस वाले की मोलैरिटी होगी ज्यादा, दैट इज सॉल्यूशन की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी। अब क्या होता है सर, हो ये रहा था कि वाटर हमारा इधर मूव कर रहा था, नेट मूवमेंट जो थी वो इधर कर रही थी मूवमेंट। अब हमें क्या करना है, हमें ये कुछ इस तरीके से करना है जो हमने देखा था ना इनिशियली, आपने कहा था कि अगर यहाँ पे इस तरफ 10 ml वाटर जा रहा है तो इधर 20 ml जा रहा होगा। अब हमें ये करना है कि नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल जीरो करनी है। मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इधर 10 ml जा रहे हैं तो इसको +10 करके 20 कर दें, या फिर ये जो 20 जा रहा है इसको -10 करके 10 कर दें। तो हमें नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल जीरो करनी है। ये हमारा जो है वो गोल है ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में, ठीक है सर। तो आपने समझाया कि अभी अभी तक जो आपने बताया वो ये बताया था कि इधर 10 ml वाटर जा रहा है, इधर 20 ml जा रहा है, तो नेट मूवमेंट हमारी जो है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, दैट इज फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई। अगर इसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर है और इसकी 0.3 मोलर है तो डायरेक्शन किधर हो रही है सर, लो कॉन्सेंट्रेशन। ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है तो इधर मूवमेंट हो रही है, अभी तक हमारी ये बात चल रही है, ठीक है सर। अब हमें क्या करना है, मिनिमम प्रेशर अप्लाई। तो हम यहाँ पे एक तो सबसे पहले पीएटीएम यहाँ पे प्रेजेंट, सर पीएटीएम यहाँ पर भी प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, अपने पास से मैं घर से जाऊंगा और एक पिस्टन लेके आऊंगा। सभी को पता होगा पिस्टन होता क्या है। ये मैं ले आया अपना पिस्टन। अब यहाँ पे ये पिस्टन ले आया, अब मैं इससे और ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा। यहाँ पे पी एटीएम के साथ प्लस में कुछ प्रेशर अप्लाई करूंगा, करता जाऊंगा करता जाऊंगा। तो जैसे जैसे मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा वैसे वैसे मेरे जो वाटर है वो थोड़ा थोड़ा इधर मूव करेगा 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 करेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब 10 ml जो वाटर जा रहा था उससे पहले 1 ml बढ़ा, फिर 2 ml हुआ, फिर 3 ml हुआ, फिर 4 ml, फिर 5 ml, एकदम से 10 ml और वाटर इधर मूव कर गया। मतलब मेरी नेट मूवमेंट हो गई जीरो। और उसी प्रेशर को मैं कह दूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर, कि मैं प्रेशर अप्लाई करे जा रहा था करे जा रहा था उस सॉल्यूशन में, कि मेरे सॉल्वेंट पार्टिकल जो है मूव कर रहे कर रहे कर रहे, नेट मूवमेंट की डायरेक्शन मेरी चेंज हो रही, हल्की हल्की जो है नेट मूवमेंट कम हो रही वाटर की मेरे सॉल्यूशन में। और एक ऐसा पॉइंट आया जितना भी मेरा सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में पानी आ रहा था इधर, जितना भी पानी इधर आ रहा था उतना ही पानी अब इधर वापस जा रहा है, तो मेरी नेट मूवमेंट हो गई जीरो, किसकी, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसी प्रेशर को मैं कहूंगा मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप आपको ये समझ आएगा। जो बायो वाले बच्चे हैं उनको ये और डिटेल में आता है कि हमारा वो पढ़ते हैं जो होता है उसको ऐसे लिखते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल आपको सोल्यूट और प्रेशर पोटेंशियल दो चीजों पे डिपेंड करता है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, एक सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, यस सर यहाँ पे डिपेंड कर ही रहा था, आपने देखा यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरा होता है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा प्रेशर है, तो प्रेशर पे से ही भी फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे आप इसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये डिपेंड किन चीजों पर, सबसे पहले इसकी मैथमेटिकली थोड़ी सी देख ले। जो पाई है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के, जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है टेम्परेचर के। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, पाई इज इक्वल पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी कर दिया। अब इसको हम हटाएंगे प्रोपोर्शनली का साइन, तो एक कांस्टेंट लगाना होगा जो हमारा इस केस में होता है आर, दैट इज universal gas constant. What is C? C is the concentration. And what is concentration, sir? It is simply molarity. वी ऑल नो क्या होती है मोलैरिटी, मोल पर। ये हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अब हमारे पास आते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है 1, अब मैं इसको पाई से लिखता हूँ। ये जो मैंने पाई लिखा है ना, पाई को मैं ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं पाई से डिनोट करूंगा। कुछ कुछ लोग पी से करते हैं तो ओके, पाई से भी कर सकते हैं। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है हमारे पास, एक सॉल्यूशन 1 है एक सॉल्यूशन 2 है, सिमिलरली कनेक्टेड है। अब यहाँ पे मैंने देखा इस सॉल्यूशन की ये खास बात है कि यहाँ पे नेट मूवमेंट जीरो है। मतलब सर इसका मतलब ये है जितना यहाँ पे पाई 1 है उतना ही यहाँ पे पाई 2 है, तभी तो कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इक्वल। ये बात होती है हमारी उसकी, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें पाई 1 बराबर पाई 2 हो। अब आता है हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, दो टर्म्स होती हैं, दोनों को एक ही बार में समझ के करते हैं खत्म। एक सॉल्यूशन है 1, एक सॉल्यूशन है 2, टेम्परेचर सेम है, आर की वैल्यू सेम होगी। इसकी कॉन्सेंट्रेशन में मान लेता हूं 1 मोलर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन में मान लेता हूं 2 मोलर। मुझे ये बात बताइए कि इन दोनों में से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो।
सर पाई वन की वैल्यू हो जाएगी सी आर टी, तो सी वन है, आर सेम है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो पाई वन आ जाएगा आर टी के बराबर और पाई टू आ जाएगा टू आर टी के बराबर। तो सर यहाँ पे जो है पाई टू की जो वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है पाई वन से, ठीक है सर। अगर कोई भी चीज ज्यादा होती है, ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं हाइपर, कहते हैं ना कि हाइपर हो रहा है, ज्यादा हो गया तो हाइपर यूज करते हैं। और कोई भी चीज कम होती है उसके लिए हम यूज करते हैं हाइपो, ठीक है सर। तो आपने अभी तक बताया है, हमें ये बताया कि दो सॉल्यूशन है, एक उसमें अलग अलग मोलरिटी है, एक की ज्यादा होगी एक की कम होगी, कंडीशन सब कुछ सेम है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा एक का कम, कैसे निकालेंगे सर? वो पाई इक्वल टू सी आर टी से निकालिए। इसका जो है पाई कम आ रहा है, इसका पाई ज्यादा आ रहा है। तो अब जो है एक हाइपरटोनिक है एक हाइपोटोनिक है, ठीक है। तो मैंने सिंपली कह दिया जो पाई टू है वो क्या है सर? ये मेरा हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, ये मेरा क्या है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अच्छा सर हाइपरटोनिक की बात नहीं हो रही है, हाइपो की नहीं, चलिए हाइपो की बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा है जो पाई वन है उसकी वैल्यू क्या है? कम। किससे कम है सर? पाई टू से कम है। मैंने कहा है पाई वन की वैल्यू है कम, किससे? पाई टू से कम है। इसका मतलब जो मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन है वो मेरा हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक है, क्यों हाइपोटोनिक है? क्योंकि उसका पाई कम है। लेकिन किससे कम है, किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं तो हाइपोटोनिक है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड सॉल्यूशन, ये ध्यान रखिएगा। और ये मेरा हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक तो है लेकिन किससे? विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये जो है किसी के रिस्पेक्ट में होता है, ऐसा नहीं होता कि ये हम ऐसे बताते हैं। अब मैं एक और सॉल्यूशन ला के यहाँ पे कनेक्ट कर दूं, उसकी 3CRT कर दूं, तो ये हाइपर रहेगा, रहेगा किसके रिस्पेक्ट में? 1 के। लेकिन अगर कोई जो दूसरा ले आया उसकी अगर पाई की वैल्यू मैंने 3CRT रख दी तो वो मेरा हाइपरटोनिक हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू 2 एंड 1। तो ये ध्यान रखना है। अब हाइपरटोनिक भी आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं मैं यहाँ जनरलाइज के लिख देता हूँ, अगर कोई भी ऐसे सोल्यूशन है, आप ये बात समझ गए होंगे, वहीं अगर पाई वन या पाई टू ये कम है तो पाई वन क्या है सर? ये मेरा पाई वन है हाइपोटोनिक, पाई वन हो जाएगा मेरा हाइपो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टू। और ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो ये ध्यान रखिएगा। अब एक बात आती है रिवर्स ऑस्मोसिस की। सर रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, एक यहाँ पे मैंने एक ये बड़ा सा वो ले लिया बीकर, यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं और यहाँ पर फ्रेश वाटर ले लेते हैं, ताजा पानी जिसको कहते हैं। यहाँ पे फ्रेश वाटर है जो घर में हम पीते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, थोड़ा सा सॉल्टी वाटर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक रास्ता खोल देता हूँ जिससे मैं थोड़ा बहुत प्रेशर अप्लाई कर सकूँ, ठीक है सर। खोल दिया आपने, अच्छी बात है। यहाँ पे आपने खोल दिया, ओपन इसको रखा है। यहाँ पे अपना लगा देते हैं प्यारा सा एक पिस्टन, यहाँ पे पिस्टन लगा दिया ताकि प्रेशर अप्लाई करना। और यहाँ पे ये फ्रेश वाटर है तो इसका भी मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि हम इसको अलग अलग जमा कर देना अगर जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे इसका रास्ता निकाल दिया, यहाँ से ये पानी जो है वो बाहर आता रहेगा, ये पानी आता रहेगा। यहाँ पे वाटर आउटलेट है। अब क्या हो रहा है सर? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? आपने बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें इन सच अवे कि जितना भी इधर आ रहा होगा हमारा सॉल्वेंट, दैट इज इस केस में वाटर है, अगर 10 ml वाटर यहाँ रहा होगा तो 10 ml ही वाटर इधर जा रहा होगा, मतलब नेट मूवमेंट होगी हमारी जीरो। आपने बताया था अगर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैं कह रहा हूँ प्रेशर अप्लाई कर दीजिए ज्यादा, किससे ज्यादा? ऑस्मोटिक प्रेशर से। जैसे ही आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर? नेट मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज होगी। समझते हैं शुरू से। सबसे पहले ऑस्मोसिस था, ऑस्मोसिस में क्या था? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हम सिंपली ऑस्मोसिस की बात करें तो क्या हो रहा होता? तो ये हो रहा होता जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है वो नेट मूवमेंट इधर होती, इधर 20 ml की हो रही होती वाटर मूवमेंट, तो इधर हमारी 10 ml की हो रही थी। तो नेट मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही थी 10 ml की, ये ऑस्मोसिस था। अब मैंने कहा कि कुछ मैं ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करूंगी इन सच अवे कि यहाँ पे जो है ये 10 + 10 20 ml हो जाए, ठीक है। आपने कहा ठीक है, वो प्रेशर हमारा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैं क्या कर रहा हूँ? प्रेशर और बढ़ा, तो और बढ़ाएंगे तो 1 ml और ज्यादा जाएगा वाटर। तो जैसे ही मेरे पास एक ऐसा प्रेशर आया वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि नेट मूवमेंट किधर हो गई सर? अब नेट मूवमेंट हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पे बराबर करी थी, लेकिन अब क्या हो जाएगी? अब नेट मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई चेंज। जो नेट मूवमेंट बिल्कुल स्टार्टिंग में जब कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे थे तब नेट मूवमेंट हमारी वाटर मॉलिक्यूल्स की थी इधर, लेकिन अब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करके पहले बराबर कर दी। अब जैसे ही नेट उसके बाद जब बराबर गई तो हमने और प्रेशर ऐड करा तो नेट मूवमेंट की डायरेक्शन अब हमारी और चेंज हो गई, दैट इज ये हो जाएगी। नेट मूवमेंट अब हमारी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो अब हमने क्या करा? सबसे पहले ऑस्मोसिस था सिंपल, ऑस्मोसिस को रोका कैसे? ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करा, नेट मूवमेंट जीरो कर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से भी और प्रेशर ज्यादा अप्लाई करा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू 5 ATM थी तो मैंने 6 ATM का प्रेशर लगाया और नेट डायरेक्शन को कर दिया किधर सर? आपने कर दिया है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सॉरी फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 2 मोलर और इसकी है 1 मोलर, तो
इधर मूवमेंट होनी चाहिए थी नॉर्मल ऑसमोसिस में, बट अब किधर हो रही है सर, अब मूवमेंट हमारी हो रही है इस डायरेक्शन में। तो हमारी फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट हो रही है, किसकी, सॉल्वेंट की। तो इसको हम कहते हैं अपना रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है आरओ। जो बच्चा बच्चा जानता है, जिस जो सभी के घर में लगा हुआ होता है आरओ, वही यस ये रिवर्स ऑस्मोसिस है। और ये किसमें यूज हो रहा है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज आप सभी के सामने यहाँ पे है, दैट इज डीसैलाइनेशन ऑफ सी वाटर। यहाँ पे कुछ सी वाटर था, जिसमें सी क्या होता है, खारा पानी जिसे कहते हैं, नमक का पानी होता है। तो इस तरीके से हम सी वाटर को भी नमक हटा सकते हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर के कंसेप्ट से। और यहाँ हम अपना फ्रेश वाटर बना सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। वाटर प्योरिफिकेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस में यूज होता है। इसमें क्या हुआ है, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस हमने कर दी है रिवर्स, अगर हमारे पास प्रेशर ज्यादा हो जाए, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो ये हमने पढ़ लिया है ऑस्मोटिक प्रेशर के भी बारे में। तो अब एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। एम्स 2013 में क्वेश्चन आया था, एक टेम्परेचर दे रखा है, लिख लेते हैं, दैट इज 300 ग्राम, 30 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट पर लीटर इन इट सॉल्यूशन। अच्छा, है ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ और क्या दे रखा है, 36 ग्राम दे रखा है वेट ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है सर, ये हमारे पास सोल्यूट है। और हमें वॉल्यूम दे रखी है सॉल्यूशन की, दैट इज 1 लीटर, ठीक है। If the osmotic pressure of the solution is this, then what would be its concentration in liter? अच्छा, तो इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो पाई था उसकी वैल्यू होती है CRT, दैट इज गिवन वेट क्या है सर, 36, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का 180, क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स, इंटू वॉल्यूम 1 लीटर, इंटू आर की वैल्यू रख देंगे, इंटू टेम्परेचर इज 30। तो इन्होंने बताया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर था सॉल्यूशन का, क्या हो जाएगा सेम टेम्परेचर पे, अगर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया 1.52, हमारी कुछ कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा, यस, तो उसको हम लिख देते हैं सी, इंटू आर रहेगा सेम, और टेम्परेचर इन्होंने कहा है सेम। तो अब क्या हुआ है क्वेश्चन में कि एक 300 डिग्री से केल्विन पर, 300 केल्विन पर 36 ग्राम ग्लूकोज पर लीटर प्रेजेंट था, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर था ये। हमने क्या करा, पाई इक्वल टू सीआरटी लगा के वैल्यूज पुट कर दी सिंपली। अब इन्होंने बोला है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा उस सॉल्यूशन का, इफ द ऑस्मोटिक सॉरी, उन्होंने कहा है कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा 1.52 हो गया सेम टेम्परेचर पे, तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या फर्क पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, सिंपली डिवाइड करना है। और किसमें निकालनी है कॉन्सेंट्रेशन, ग्राम पर एमएल में। तो यहाँ पे जो है मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन जो होगी सी है, तो वो किसके इक्वल होगी, मुझे सी निकालना है, सी। और सी क्या है यहाँ पे मेरी, सी को मैं ले रहा हूँ ग्राम पर एमएल में, मतलब कि गिवन वेट अपॉन वॉल्यूम, गिवन वेट अपॉन वॉल्यूम मेरी है, और नीचे मेरा मोलिकुलर वेट आएगा। तो डब्ल्यू अपॉन वी जो है मेरी, वो है सी इंटू 180। इसको सिंपली हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं 4 पॉइंट, अच्छा यहाँ सॉरी पेज नहीं था, तो यहीं पर इसको कर देते हैं डिवाइड। तो 4.98 डिवाइड बाय 1.52, सो 4.98 डिवाइड बाय 1.52 इज इक्वल्स टू 36 इंटू आर, आर से आर कैंसिल, 300 से 300 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 36 अपॉन जिसकी वैल्यू निकालनी है दैट इज सी। तो यहाँ पे आप सिंपली सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सी हमारे पास आ जाएगा 36 इंटू 1.52 गया ऊपर, नीचे आ जाएगा 4.9। तो यहाँ पे 1/3 के आसपास आएगा, 1/3 से भी छोटा आएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं 1/4, 1/3 ले लेते हैं अभी के लिए फिलहाल। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ उसको, ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1/3, वैसे 3 से थोड़ा बड़ा आएगा, तो ये आ जाएगा 12। तो 12 से थोड़ा छोटा आंसर आएगा। तो मेरे हिसाब से जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। बाकी आप एक बार प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें क्या निकालनी थी, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी उसमें। बाकी ऐसा भी हो सकता है आपको लगे कि मतलब ये क्या करा है, तो यहाँ पे आप सिंपली रख दीजिए CRT। आप सी की वैल्यू निकालेंगे, यस सर निकालेंगे। अब सी किस में आएगी सर, सी जो आएगी ना आपकी फाइनली, वो आपकी आएगी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। पर आपको क्या निकालना है, वेट अपॉन वॉल्यूम निकालना है। तो आप सी की वैल्यू निकालने, मान लेते हैं ऐसे ही हाइपोथेटिकली आपने सी कैलकुलेट करा, वो आ गई आपकी 18। तो आप क्या करेंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 180 इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में रहेगी, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे बस फाइनली, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। दैट इज आपको ये निकालना है। इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ग्राम पर लीटर में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों सर, आप इसमें कैसे, मतलब आपको कैसे पता कि ग्राम पर लीटर, भाई ऑप्शन ही सारे ऐसे हैं तो वही होगी ना। यस सर, अब समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, अच्छा इन 250 ml, उसका हमें कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है P1। यहाँ पे जो है P1 इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैसे पता, क्योंकि यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बताना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन बनाएगा ही कैसे, एक P1 है सॉल्यूशन, एक P2 सॉल्यूशन है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो P1 की वैल्यू कैसे आएगी सर, P1 की वैल्यू आएगी CRT से, हाँ जी सर। तो टेम्परेचर हमारा कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे
वो ये सेम चीज है, कोई हमारे पास जिक्र नहीं होता तो हम कांस्टेंट ही मानते हैं, आर कांस्टेंट। तो वेरी क्या कर रहा है, सी। तो P1 जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन। सर आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, आप वैल्यूज निकालिए आंसर पाइए। बेटा यहाँ पे जो है बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी, आप कैसे निकालेंगे, आप CRT के टर्म्स में तो निकाल लेंगे, फिर आप देखेंगे किसकी सी बड़ी है, तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी देखना है ना। अच्छा RT तो सभी के लिए कांस्टेंट है, तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लीजिए। आप देख लीजिए जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है आप क्या देंगे, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। और आपको यहाँ ऑर्डर ही बताना है, आपसे वैल्यूज तो नहीं पूछी। तो यहाँ पे P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कह रहा हूँ सी के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज है सर, यहाँ पे दे रखा है 10 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है 250 ml वाटर में, 10 ग्राम यूरिया दे रखा है 250 ml वाटर में, 10 ग्राम सुक्रोज दे रखा है 250 ml वाटर में। तो इसका मतलब सर हमें जो गिवन वेट है, जो गिवन वेट ऑफ सोल्यूट है, ये सबका दे रखा है सेम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर जो भी हमारे पास, वो भी हमारे पास दे रखी है सेम, या फिर वाटर में जो भी हम डिजोल्व कर रहे हैं वो हमें दे रखी है सेम। तो यहाँ पे सिंपली इसको आप लिख दीजिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, और इसको आप लिख दीजिए गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। सर यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये भी है आपकी कांस्टेंट। क्या है ये, कांस्टेंट। सब कैसे पता, क्योंकि सबका मास क्या दे रखा है सर, सभी का मास दे रखा है 10 ग्राम, तो सभी का मास अगर 10 ग्राम दे रखा है तो गिवन वेट सेम हुआ। यस सर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सबकी क्या दे रखी है सर, 250 ml, तो इसका मतलब वो भी क्या हुई सेम। तो अल्टीमेटली जो मेरा रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है P1, या फिर इन जनरल अभी वन को हटा देते हैं, जो प्रेशर है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। तो करते हैं अरेंज। तो यहाँ पे क्या है, एक ग्लूकोज है C6H12O6। अगर किसी को नहीं भी पता ना तब भी वो निकाल सकता है। यूरिया हमारे पास CONH2, अच्छा यहाँ शायद लिखे हुए भी होंगे, ये हमारे पास यूरिया होता है। देन C12H22O11 हमारे पास होती है शुगर, यही फॉर्मूले शायद दे रखे हैं, हाँ जी दे रखे हैं। तो बस ये निकाल लेंगे। इसका हमारे पास होता है 180, इसका हमें दे रखा होगा 342, नहीं दे रखा तो याद तो होगा, नहीं दे रखा कोई बात नहीं, याद होगा, वरना आप निकाल भी लीजिए स्ट्रक्चर। तो ये इसका होता है 7। किसका हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है सर, सबसे ज्यादा इन भाई साहब का है, दैट इज इसका। सर इसका नंबर क्या था, इसका नंबर देख लीजिए। तो इसका नंबर है हमारे पास 3, इसका नंबर है 3। तो ये है 3, ये है 2, ये है 1, ऐसा ही है ना। हाँ सॉरी, ग्लूकोज पहला है फिर ये, तो सबसे ज्यादा किसका होगा सर, सबसे कम तो हमारे पास P3 को लगा दिए, सबसे कम P3, फिर उससे बड़ा आएगा P1, फिर सबसे बड़ा आएगा P2। क्यों P2 सबसे बड़ा है, क्योंकि इसका सबसे कम है मॉलिक्यूलर वेट, जितना कम मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो P2 P1 P3 विल बी माई आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई हो। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे एक चीज पहले आपको बता दूं, जब भी कभी ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है, जब भी कभी ऑस्मोटिक प्रेशर का कोई भी क्वेश्चन है, उसमें आपको कुछ दिया हो कि 5% सॉल्यूशन, 6% सॉल्यूशन, कुछ भी परसेंटेज में वैल्यू दी हुई होगी इतना परसेंट है, तो आप उसको सबसे पहले क्या मानेंगे सर, हमने 3 पढ़ा, एक तो परसेंटेज, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और वेट बाय वॉल्यूम, ये 2-3 चीजें हमने पढ़ी। तो जब भी कभी ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है तो आपको बाय डिफॉल्ट इसको मानना है WIV। ये सवालों में देखा गया है, ये ट्रेंड है, ये ज्यादातर टीचर बताते हैं, मैंने भी टीचर से सीख के ये बात बताई है। उनका एक्सपीरियंस था, बड़े जो काफी एक्सपीरियंस सालों से पढ़ा रहे हैं इस इंडस्ट्री में, आपको पता होगा बहुत बहुत से टीचर 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं। उन्होंने प्रीवियस ईयर वगैरह सब एनालाइज किए, तो उन्होंने देखा कि जब भी आपका वेट बाय, जब भी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर में कुछ चीज दे रखी हो ना कि 5% सोल्यूशन, 6% सोल्यूशन, 10% सोल्यूशन, तो बाय डिफॉल्ट आपको मानना है। बट अगर ये हो कि हाँ मेंशन हो 5% वेट बाय वेट लिखा हो, तब तो आप नहीं मान सकते ना। अगर यहाँ पे सिर्फ 5% लिखा हो, सिर्फ 5%, कुछ नहीं लिखा हो कि 5% सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तब आपको मानना है 5% वेट बाय वॉल्यूम ही होगा। ये आपको लेट करके चलना है, ठीक है सर। होते हैं अब इस सवाल की तरफ। यहाँ पे दे रखा है एक सॉल्यूशन है, उसमें क्या दे रखा है, उसमें 10 ग्राम यूरिया पर DM3, मतलब हमारी सिंपल सी वॉल्यूम इसने कह दी 1 लीटर है, और जो वेट ऑफ सॉल्यूट है या फिर वेट ऑफ यूरिया है वो दे दिया 10 ग्राम। मोलिकुलर वेट हमें पता है। इस आइसोटोनिक विद 5% सॉल्यूशन, अच्छा एक सॉल्यूट है, मान लेते हैं एक्स कोई सॉल्यूट है, उसका दे रखा है कि 5% है, तो अभी अभी मैंने बताया उसको मानना है WIV। तो आप कह सकते हैं 5% सोल्यूट होगा वो किसमें, इन 100 ml सॉल्यूशन में, आप सिंपली ये बात कह सकते हैं, ठीक है सर। ये एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब आपको बताना है मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो कैसे बताएंगे सर, यहाँ पे सिंपली इसका प्रेशर मान लेते हैं पाई 1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मान लेते हैं पाई 2। अगर ये आइसोटोनिक, तो क्या मैं कह सकता हूँ पाई 1 बराबर पाई 2, यस सर बिल्कुल कह सकते हैं। तो कर लेते हैं पाई 1 बराबर पाई 2, ठीक है।
तो इसको लिखेंगे C1RT, उसको लिखेंगे C2RT। C1 को मैं थोड़ा सा खोल के लिखता हूँ, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। क्या होगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया आ जाएगा 60, ठीक है। या क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू कितनी वॉल्यूम है सर, 1 लीटर आपकी वॉल्यूम है, तो 1 लीटर वॉल्यूम है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गई 1 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लीटर आपने लिख दी। अब इज इक्वल्स टू क्या करना है सर, अब यहाँ पे 1 लीटर है, इज इक्वल्स टू RT, तो लिखिए सर, तो RT इंटू यहाँ पे टेम्परेचर का क्या कोई जिक्र है, नो सर, तो इसका मतलब हमारा टेम्परेचर बराबर ही हम मानेंगे। नेक्स्ट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है, उसको मैं लिखता हूँ x इंटू आर इंटू टी। सर यहाँ पे वॉल्यूम इंटू 1000, सॉरी इंटू 100, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं जगह के लिए इंटू 1000 आएगा, इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ हमारे पास आता हुआ नजर आ रहा है, RT से RT कैंसिल, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 10 से ये 10 कैंसिल। सो x की जो वैल्यू है वो आएगी 600 इंटू 5, दैट इज 300 ग्राम पर मोल। सो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये क्वेश्चन इजी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये हमारे पास टेम्परेचर बताना है जिसमें 10% एक्व सोल्यूशन, यहाँ पे वेट बाय वो दे रखा है, तो यहाँ पे गिवन वेट है हमारे पास 10 ग्राम, वॉल्यूम है हमारे पास 100 ml, किसकी, सॉल्यूशन की। हमें पाई की वैल्यू दे रखी है 16.4, हमें आर की वैल्यू दे रखी है, हमें टेम्परेचर बताना है, तो सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं। पाई इज इक्वल टू सी इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है सर, ग्लूकोज का होता है 180 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये मेरी आ गई मोलैरिटी यहाँ पे, इंटू आर दैट इज 0.02, तो इसको मैं लिख देता हूँ 8.2 डिवाइड बाय 100। ऐसा क्यों लिखा है, जस्ट अभी आपको पता लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 8.2 लिखा है, इसका मतलब मैंने 2 पॉइंट आगे करे और नीचे लगा दिया, तो यहाँ पे अब ये 1 था, ये 2 था, डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है सर, ये आपने समझदारी करी, मतलब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दूंगा मैं। अब यहाँ पे क्या है, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल करा, अब यहाँ 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल करा, तो जो टेम्परेचर है वो आ जाएगा यहाँ पे 180 हो जाएगा, ये 180 हो गया, ऊपर कुछ नहीं है नो सर, तो 180 इंटू 2 इज 360 केल्विन या डिग्री, सर केल्विन में ही आता है हमारा आंसर, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा आंसर हमारा केल्विन में आता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो अभी एक और वेराइटी के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, वो ये होते हैं, अगर हमारे पास इफ मोर देन वन सोल्यूट इज प्रेजेंट, एक सॉल्यूशन है हमारे पास, उसमें 2 सोल्यूट हमें प्रेजेंट है, इफ मोर देन वन सोल्यूट, एक से ज्यादा अगर सोल्यूट हमारे पास प्रेजेंट हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तब हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं एक सॉल्यूशन है हमारे पास, उसमें हमें दे रखा है कि हमारे पास जो है शुगर भी डिसॉल्व हुई भी है और साथ ही साथ ग्लूकोज भी है, या फिर ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है, एंड एक आध चीज और ले लेते हैं, एसीटोन भी है। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, तो उस केस में जो पाई का फॉर्मूला होगा वो हमारे पास सिंपल हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू आर टी। बिकॉज एक सॉल्यूशन है तो सेम सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो तो सेम ही रहेगा, बट हमने क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन को हम ऐड कर देंगे, तो दोनों की वजह से जो कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो उसको हमें ऐड करना होगा। कब करना है ये हमें, अगर हमारे पास मोर देन वन सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ये हमें इस केस में करना है। सो इस पे एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, हमारे पास इज डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास गिवन है, एंड 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ वाटर। हमें इस सॉल्यूशन का बताना है ऑस्मोटिक प्रेशर। सो वी हैव सीन पाई की इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 इंटू RT, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हम C1 निकाले तो वो कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया को मान लेते हैं, तो दैट इज गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। और हमें अभी क्या निकालनी है, हमें वॉल्यूम निकालनी है। सो वॉल्यूम के लिए यहाँ पे 100 ml है तो 100 यहाँ आएगा, ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है। ये हमारी C1 की वैल्यू होगा, इसको कैलकुलेट अगर हम करें तो 30 से ये 30 कैंसिल हो जाएंगे, जो फाइनल हमारी C1 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास C1 इज इक्वल टू 0.1, ये हमारे पास C1 की वैल्यू आ गई 0.1 मोलर। अब ऐसे ही C2 भी निकाल सकते हैं हम। सो C2 की जो वैल्यू आएगी उसके लिए क्या करेंगे, C2 इज इक्वल टू गिवन वेट, गिवन वेट इज 1.8 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, हमारे पास ग्लूकोज का होता है 180, वॉल्यूम अगेन हमारे पास है 100 ml, तो यहाँ पे हम इसको भी 1000 से कर देंगे मल्टीप्लाई, बिकॉज हमें वॉल्यूम चाहिए होती है लीटर में। तो यहाँ पे ये 30 से ये 30 कैंसिल, और ये भी हमारे पास आ जाएगी C2 की वैल्यू 0.1 मोलर। तो अब हम क्लियरली पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई इज इक्वल टू C1 प्लस C2 दैट इज 0.1 प्लस 0.1 इंटू आर इंटू टी। अच्छा, आर की वैल्यू अब क्या रखना है, ये हमारे पास आती है क्या, आर की वैल्यू कुछ गिवन है, नहीं, आर की वैल्यू गिवन नहीं है।
टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ये। तो अब हमें जो आंसर चाहिए वो हमें चाहिए एटीएम में आंसर हमें चाहिए। सो एटीएम में अगर हमें आंसर चाहिए तो जो हम पाई की वैल्यू रखेंगे वो सॉरी आर की जो वैल्यू रखेंगे वो 0.08 रखनी होगी, बट हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए रख लेंगे 1/12। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको जब हम कैंसिल करेंगे 12 वन जा, ये आ जाएगा 1225। सो 25 इंटू 0.2 हमारे पास होता है 5 एटीएम। सो पाई की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगी 5 एटीएम। ये एग्जैक्टली नहीं आएगी, अप्रोक्सीमेटली आएगी। जो भी क्लोजेस्ट ऑप्शन होगा उसको हम मार्क कर देंगे। एग्जैक्टली क्यों नहीं आएगी? बिकॉज यहाँ पे हमने इसको 1/12 रखा है। हम इसको अगर 0.821 रखते तब हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आती। सो 5 एटीएम के क्लोजेस्ट ऑप्शन एक ही है, दैट इज माई ऑप्शन नंबर सी। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कहाँ कब आया था? जेई मेंस 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड था? द कंसेप्ट इज जब हमारे पास एक से ज्यादा सॉल्यूट हो किसी भी सॉल्यूशन में। तो ये एक और हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन था। सो अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमारे पास आता है वो आता है एबनॉर्मल मोलर मास का। सर ये एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है? मोलर मास सबको पता है क्या होता है, आइए एक एग्जाम्पल से समझ। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, C6H5COH। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। इसका जो मोलर मास होता है वो हमारे पास होता है 122 ग्राम पर मोल। ये होता है हमारे पास। ये मैं इसका कहूंगा नॉर्मल मोलर मास, जो नॉर्मल कंडीशन में होगा। ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं तीन कंडीशंस हमारे पास पॉसिबल है। अब उन तीनों कंडीशंस को समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है हमारे पास, हाँ, इस वक्त हम सॉल्वेंट को डिफरेंस करेंगे। यहाँ पे मैं पहले कोई सॉल्वेंट लूंगा, देन अगेन में कोई और सा सॉल्वेंट लूंगा, देन थर्ड केस में मैं कोई और सा सॉल्वेंट लूंगा। तो यहाँ पे तीन सॉल्वेंट हम यूज करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं मैंने जो सॉल्वेंट लिया है वो सॉल्वेंट मैंने एसीटोन ले लिया। अब मैंने एसीटोन ले लिया, अब मैंने इस बेंजोइक एसिड को एसीटोन में डिसॉल्व कर दिया, तो एक सॉल्यूशन बन गया होगा। अब उस सॉल्यूशन का मैंने मोलर मास निकाला। वो मोलर मास कैसे निकालेंगे? एक सॉल्यूशन बना है, क्या उसका कुछ अपना हमारे उसकी कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी? यस सर, हमने डेल्टा टी भी पढ़ी है, हमने डेल्टा टी एफ पढ़ी है, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा है, ये सारी हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है। तो उसके हिसाब से मान लेते हैं। चलिए पाई देखते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है? सर पाई इज इक्वल टू CRT होता है। CRT को हम लिख सकते हैं गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये आ गई सी की वैल्यू, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, और डिवाइडेड बाय नीचे वॉल्यूम, और आर इंटू टी। यहाँ पे लिख दिया वॉल्यूम इन लीटर। अब यहाँ पे मुझे जो है जब मैं इसको कैलकुलेट करने जा रहा हूँ तो मुझे पाई की वैल्यू पता होगी, मुझे गिवन वेट मैंने कितना लिया है, मुझे आर पता होगा, टेम्परेचर, मुझे वॉल्यूम पता होगी, और मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा। अब जब मैंने मॉलिक्यूलर वेट निकाला, कब? जब मेरा जो ये बेंजोइक एसिड था ये एसीटोन में मैंने डिसॉल्व करता, उसकी वैल्यू आ गई 122 ग्राम पर मोल। जब मैंने किससे निकाला? जब मैंने किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मोलर मास कैलकुलेट करा तो मेरा ये आ गया। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? नॉर्मल होगा, एबनॉर्मल? सर ये नॉर्मल होगा। अब बदलते हैं कोई एक और। दूसरा आप सॉल्वेंट लिया, इस बार मैं सॉल्वेंट ले लेता हूँ बेंजीन। मैंने इस बार बेंजीन लिया, अगेन मैंने सेम काम करा कि मैंने पाई इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, नीचे आ जाएगी वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। इससे मैंने दोबारा से अपना मोलर मास निकाला। मुझे क्या क्या चीजें पता थी? मुझे पाई पता था, मुझे गिवन वेट पता था, मुझे आर टी वी पता थी। मैंने इसको कैलकुलेट करा। अब जब मैंने इसको कैलकुलेट करा मॉलिक्यूलर वेट को, तो मेरे मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू 122 ग्राम पर ml नहीं आई। तो 122 ग्राम पर ml नहीं है तो क्या आई? उससे ज्यादा आई। कितनी आई? सॉरी, 122 ग्राम पर मोल, ml बोल दिया, पर मोल नहीं आई, उससे ज्यादा आई। कितनी आई मुझे नहीं पता कितनी आई, हाइपोथेटिकली मैं कहता हूँ 210 या फिर 210 ग्राम पर मोल आई। तो क्या ये नॉर्मल मोलर मास हुआ? नो सर, ये हुआ एबनॉर्मल मोलर मास। इस केस में मैं कहूंगा एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मोलर मास निकाला, अगर उसकी जो वैल्यू है वो नॉर्मल जो मोलर मास है दैट इज हमारे पास 122 ग्राम पर ml वो नहीं है, तो उसका मतलब ये कहलाएगा एबनॉर्मल मोलर मास। एक और केस अगर हम ले, अब मैंने इसको डाल दिया वाटर में, डिजोल्व कर दिया, वाटर में कर दिया, ठीक है। अब वाटर में जैसे ही मैंने करा तो अगेन मैंने निकाला पाई इक्वल्स टू CRT से मैंने अगेन अपना मॉलिक्यूलर वेट निकाला, उससे दोबारा मेरा मॉलिक्यूलर वेट आया। इस बार जो मेरे मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू आई वो मेरा मॉलिक्यूलर वेट 122 से कम आया। मुझे नहीं पता कितना एग्जैक्टली, मान लेते हैं 80 ग्राम पर मोल आ गया होगा। तो इन दोनों ही केस में क्या हुआ है? सर इन दोनों ही केस में आपका जो मोलर मास है इसमें बढ़ गया, इसमें घट गया, तो मोलर मास चेंज आया। तो इसे मैं कहूंगा एबनॉर्मल मोलर मास। कौन सा मोलर मास?
किसकी हेल्प से निकालते हैं हम, जो हम किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, यहाँ पे मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर लिया, आप डेल्टा टीबी से निकाल सकते हैं, डेल्टा टीएफ से निकाल सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एबनॉर्मल मोलर मास। तो आई होप आपको एबनॉर्मल मोलर मास समझ में आया होगा क्या होता है। तो एबनॉर्मल मोलर मास, अब यहाँ पे एक चीज है, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लीजिए, कोई भी, आप डेल्टा टीबी ले लीजिए, आप डेल्टा टीएफ ले लीजिए, मैं एक डेल्टा टीबी लिख देता हूँ। डेल्टा टीबी किसके इक्वल होती है, मोलैलिटी इंटू केएफ। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड देन इंटू मेरे पास आ जाएगा के। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डेल्टा टीबी और मॉलिक्यूलर वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पाई मॉलिक्यूलर वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, जिसको मैं सी पे लिख रहा हूँ, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हर बार हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट की। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आर एल वी पी हो, चाहे वो डेल्टा टी एफ हो, इतनी बात आपको बताऊँ। तो ये हमारी बात हो गई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट की, हमने समझ लिया। अब नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास क्या होता है। यहाँ पे ये जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको मैं कहूंगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आई थी मोलर मास की, सर 122 ग्राम पर एमएल। इस वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मैं कहूंगा नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये मेरी होगी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये दोनों जिनमें मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अलग आई है वैल्यू, उसको मैं कहूंगा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आइए अब आगे देखते हैं, एक कंसेप्ट हमारे पास आता है वेंट हॉफ फैक्टर का। सर ये वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं सिंपली आई से। ये कुछ नहीं होता, ये रेशो होता है, किसका रेशो, रेशो ऑफ नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। नॉर्मल मोलर मास, जैसे बेंजोइक एसिड के केस में हमारे पास क्या आ रहा था, 122 ग्राम पर मोल आ रहा था, डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। एबनॉर्मल कहना है, एबनॉर्मल कह लीजिए, या फिर इसके लिए दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं ऑब्जर्व, जो हमारा ऑब्जर्व हुआ है थ्रू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मास ऑफ सोल्यूट। ये हमारा होता है वेंट हॉफ फैक्टर, इसको हम कहते हैं इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट एबनॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, जो हमें पता है, हर किसी का पता है। अगर आपसे पूछे कोई NaCl का मोलर मास क्या होता है, आप वो कैलकुलेट करके बता सकते हैं। आपसे पूछे कैल्शियम क्लोराइड का, आप वो कैलकुलेट करके बता सकते हैं। एबनॉर्मल मोलर मास क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नो सर नहीं कर सकते। वो कब तब करते हैं जब हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अब यहाँ पे जो आई है हमारे पास, यहाँ पे मोलर मास जो है, नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वो किसके डायरेक्टली, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो भी अभी हमने जस्ट यहाँ पे देखा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के, मोलर मास के। अगर मेरे पास नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट के, जो कि हमारे पास एक्चुअल में आता है। और वहीं मेरे पास अगर, जिसको नॉर्मल की जगह आप एबनॉर्मल कह लीजिए, या फिर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्सपेरिमेंटल आएगी, कब आएगी, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, वो एबनॉर्मल मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब वो मोलर मास जो हम निकालेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, और उसकी वैल्यू अलग आएगी एक्चुअल मोलर मास से। ऐसा क्यों होता है ये अभी देखेंगे, क्यों होता है कि मतलब ऐसा एबनॉर्मल मोलर मास ये मोलर मास में चेंज हुआ है। सो यहाँ पे जो दूसरा फॉर्मूला बन जाता है वो ये बन जाता है कि नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में हम लिख सकते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया है हमारे उसका, वेंट हॉफ फैक्टर का। सो ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज आ गए वेंट हॉफ फैक्टर के। हमने समझ लिया वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है, और हमने ये भी देख लिया हमारे पास नॉर्मल मोलर मास एबनॉर्मल मोलर मास में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हमारे पास दो तीन केस अराइज होते हैं। सबसे पहला केस जो हमारे पास होता है वो होता है जब हमारे पास आई की वैल्यू 1 हो, मतलब वेंट ऑफ फैक्टर 1 हो। सर वेंट ऑफ फैक्टर 1 कब होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू 1 हुई तो नॉर्मल मास इसके इक्वल हो जाएगा एबनॉर्मल मोलर मास से। इसका मतलब क्या होगा, जो भी हमारे पास ऑब्जर्व, व्हेन लिख लेते हैं इसको, व्हेन ऑब्जर्व कह लीजिए, ऑब्जर्व, या फिर एबनॉर्मल कह लीजिए, या फिर एबनॉर्मल भी कह सकते हैं। व्हेन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड मोलर मास है वो किसके इक्वल हो, जो हमारे पास नॉर्मल मोलर मास है। अगर बेंजोइक एसिड का मोलर मास हमारे पास 122 ग्राम पर मोल है, तो जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करेंगे तो तब भी क्या आएगा, सर तब भी वो हमारे पास 122 ग्राम पर मोल आएगा।
ऐसा कहना है, ऐसे कह लीजिए, या फिर आप ये कह सकते हैं जो ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल हमारी वैल्यू आई है ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, और जो हमने कैलकुलेट करी है हम अपने सिंपल फॉर्मूला नॉर्मल मोलर मास डाल के, वो आपस में इक्वल हो गई। तो ये हमारे पास इस केस में होता है। अब ऐसा कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है? आई की वैल्यू हमारी है 1। ये हमारे पास तब होता है जब हमारे पास जो भी सॉल्यूट हो, हम सॉल्यूट कोई ना कोई सॉल्यूट लेते हैं। अगर हमारे पास जो सॉल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। सर क्या मतलब हुआ इसका, इसको अभी समझते हैं। इफ सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सर इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो पानी में जाके डिसोशिएट हो जाते हैं। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसको हम वाटर में डालें और वो ब्रेक डाउन हो जाए, जैसे कि सर NaCl ले लीजिए, जैसे कि KCl ले लीजिए, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं उसके बारे में जस्ट एक सेकंड में समझते हैं, ये लिख ले जरा सा। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो चीजें होती हैं जो हमारे पास पानी में जाने में क्या हो, वाटर में, इन वाटर, ये हमारे पास डू नॉट ब्रेक डाउन, ये वाटर में डालने के बाद ब्रेक डाउन नहीं होते। जैसे सबसे पहले आपने अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं, उस उन सारे क्वेश्चन में हमारे बहुत ये बात जरूर देखी है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मौजूद है। तो इसका अगर मैं एग्जांपल देखना चाहूँ, तो एग्जांपल हमने अभी पीछे वाले अभी क्वेश्चन में भी करा है, जिसका नाम है यूरिया हो गया। आप लिख लीजिए ग्लूकोस, ये पानी में डालने के बाद ब्रेक डाउन नहीं होते। फ्रक्टोस, सुक्रोस हो गया हमारे पास, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होते हैं, ये पानी में डालने के बाद ब्रेक डाउन नहीं होते। तो ये हमारे पास एक केस आ गया। अब दूसरा केस जो हमारे पास अराइज होता है वो ये होता है, जो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर है उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा। अच्छा, अगर आई की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका क्या मतलब होगा, अगर यहाँ पे जो आई है ये हमारे पास 1 से ज्यादा है तो क्या होगा? सर अगर आई की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई, इसका मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब नॉर्मल मोलर मास जो है उसकी वैल्यू हमारे पास जो है ज्यादा आ रही है, और एबनॉर्मल मोलर मास हमारे पास कम आ रहा है। नॉर्मल मोलर मास जो है इसका सोल्यूट का, वो ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यही तो मतलब होगा अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो। यस सर, यही मतलब होगा उसका, एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये ऐसा क्यों कैसे होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऐसा जो केस होता है हमारे पास, ये तब हमारे पास केस होता है जब हमारे पास जो सॉल्यूट हो, नॉन वॉलेटाइल तो होना चाहिए, उसके साथ साथ सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, बट साथ में जो दूसरी चीज है वो ये होनी चाहिए, नॉन वॉलेटाइल बट इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। अब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जस्ट हमने पीछे वाले पेज पे ही समझा है कि ऐसी चीज जो वाटर में डालने के बाद ब्रेक डाउन है, जैसे कि NaCl देख लेते हैं, सिंपलेस्ट एग्जांपल है हमारे पास। CaCl2 ले सकते हैं, Na2SO4 ले सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। सर कैसे कहलाते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल कर देते हैं। तो यहाँ पे NaCl है, मैंने इसको पानी में डाला, ये पानी में डालने के बाद क्या हो जाएगा सर, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को भी, इसको भी, इसको मैंने पानी में डाला, यस सर डाल दिया। पानी में डालने के बाद ये किसमें ब्रेक डाउन होगा सर, ये एक कैल्शियम में और दो क्लोराइड आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट पेज पे Al2SO, इसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास हमने कौन सी ली थी, Na2SO4 लिया था, तो Na2SO4 को भी एक बार ब्रेक डाउन करा लेते हैं। तो यहाँ पे ये Na2SO4 है, इसको लिया, इसको पानी में डाला, क्या होगा सर, Na अलग हो जाएगा। कितने Na होंगे सर, 2 Na होंगे, बिकॉज बैलेंसिंग ध्यान रखनी है। और SO4 2 माइनस, तो ये हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाएंगे। एक आध और देखना है, एक और देख लीजिए, Al2SO4, Al2 होल SO4 थ्राइस, ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, ये ब्रेक डाउन होगा दो Al3 पॉजिटिव आयन में प्लस साथ में 3 SO4 2 माइनस आयन होंगे। तो इस तरीके से ये सारे के सारे ब्रेक डाउन होंगे। ये कौन सा केस है हमारे पास, जब हमारे पास आई की वैल्यू 1 हो, मतलब नॉर्मल मोलर मास जो है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू एबनॉर्मल मोलर मास। तो मतलब एबनॉर्मल मोलर मास की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ठीक है सर, क्यों होगी इसको भी अभी आगे हमें समझना है। तो थर्ड केस अब हमारे पास जो आता है वो आता है आई की वैल्यू लेस देन 1 हो।
ये तो आप खुद ही बता देंगे कि ये कब होगा सर। ये जब होगा जब हमारे पास जो नॉर्मल मोलर मास है, नॉर्मल मास लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट शॉर्ट में, वो हमारे पास कम होगा और एबनॉर्मल मोलर मास ज्यादा होगा। जैसे हमारे पास बेंजोइक एसिड का हमारा नॉर्मल मोलर मास था 122, लेकिन जब हमने उसको डाला था बेंजीन में तो हमने लिखा था वो 210 आया था। तो ये हमारे पास हो गया था एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये ऐसा कब होता है? ये जब होता है हमारे पास, जब हमारे पास कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूट्स के लिए होता है। एक तो सॉल्यूट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सॉल्यूट हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो चलेगा, जैसे कि बेंजोइक एसिड हमने लिया था। एसिटिक एसिड ले लीजिए, इथेनोइक एसिड सेम ही होता है, या मीथेनोइक एसिड ले लीजिए। जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया, तब हमारे पास ये केस अराइज होगा। जैसे कि सर नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब हेक्सेन, इनकी पोलैरिटी नहीं होती ना, डाइपोल मोमेंट नहीं होता, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि बेंजीन, ये नॉन पोलर होता है। जैसे कि CH2, इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। जैसे कि CCl4 एटसेट्रा, इन सब में हम जब डालते हैं, साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ही नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा और हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि फिनॉल हो गया, C6H5OH, इसको भी अगर हम किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे तो सेम केस ही अराइज होगा। तो अब हमने देख लिया है क्या क्या चीज किस तरीके से होती है। हम अब यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो 1 कब आएगी सर? यूरिया के केस में आएगी। यहाँ पे हमने देखा है, जब आई की वैल्यू 1 कब आ रही है? यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन केस में आएगी। इसका मतलब ना ही ये ब्रेक डाउन होंगे, ना ही ये डिसोशिएट होंगे, ना ही ये एसोसिएट होंगे। डिसोसिएट का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, और एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ना। अभी इसको आगे समझेंगे एसोसिएट और डिसोसिएट में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, अगर मुझे कोई भी सिंपल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हो, किसी भी नंबर ऑफ, मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा सर? आप कहेंगे उसका फॉर्मूला सर सिंपल होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यही तो होता है। और क्या होता है सर दूसरा? अगर आपको एवोगैड्रो नंबर के टर्म में लिखना है तो वो होता है पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको हम एन से लिखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। यही हमारे पास होता है। यस सर, हमारे पास यही होता है। तो ठीक है, अब आते हैं डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट क्या होता है, कैसे होता है। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है सर? ब्रेक डाउन होना। और ब्रेक डाउन में हमने देखा है आई की वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो सोल्यूट हमारे पास क्या है सबसे पहले? सर जो सोल्यूट है हमारे पास, सोल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। ये हमारे पास केस होता है, सोल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। ठीक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कोई हमारे पास एक कंपाउंड है, मान लेते हैं AnSe। ये जो ब्रेक डाउन होगा ये एन पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होगा, इसका मतलब ये है। अब ये क्या है, इसको थोड़ा डेप्थ में समझ। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं किसी भी चीज के, तो कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। किसके इक्वल होगा सर? वो इक्वल हो जाएगा पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। आइए अब समझते हैं। आपने कुछ गिवन वेट लिया होगा, 10 ग्राम लिया होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वो ब्रेक डाउन होने के बाद 10 ग्राम जो आपने वेट लिया वो 20 ग्राम में बदलेगा? नो सर, मास तो मतलब चेंज हो ही नहीं सकता। तो ये चीज हमारी कांस्टेंट है। क्या एवोगैड्रो नंबर कभी चेंज हो सकता है? नो सर, एवोगैड्रो नंबर कभी भी चेंज नहीं हो सकता। क्या पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट चेंज हो रहे हैं? यस सर, यहाँ पे हमने एक पार्टिकल लिया है, यहाँ पे एन पार्टिकल, यहाँ पे हमने पहले एक पार्टिकल लिया, अब यहाँ पे जो है एन पार्टिकल होगा, यहाँ पे एक लिया, यहाँ एन होगा, तो इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट चेंज हो रहे हैं। अगर हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब मोलर मास को चेंज होना ही होगा। अगर कोई यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे ये LHS है, ये है RHS, हमने कांस्टेंट चीज देख ली। अगर पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट चेंज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है मोलर मास को चेंज होना ही होगा हर हाल में। तो यहीं से हमारे पास केस आ जाता है एबनॉर्मल मोलर मास का। और अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर कर रहा हूँ, जो हम बिल्कुल छोटी 6th 7th क्लास में सीखते हैं। तो वेट, गिवन वेट जो मैंने लिया जो कि एकदम कांस्टेंट है, इनटू एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। पहले मैंने एक पार्टिकल लिया था, अब वो ब्रेक डाउन होकर हो सकता है 2 में कन्वर्ट हो गया हो, 3 में कन्वर्ट हो गया हो, 4 में हो गया हो, कितने में भी हो सकता है। एन हमने इन जनरल लिख रखा है एन, इनटू ऑब्जर्व मोलर मास। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व मोलर मास क्यों लिखा है?
सबसे पहले मुझे बताइए, क्या ये मैंने जो गिवन वेट लिया है कभी चेंज हो सकता है? नो सर। अगर आपने 10 ग्राम सॉल्यूट लिया है तो वो 10 का 10 ही रहेगा, वो कितने भी पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाए, क्योंकि मास नहीं बढ़ सकता। क्या एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कभी चेंज हो सकती है? नो सर, नहीं चेंज हो सकती। तो हमारी ये जो एल एच एस है ये एकदम कांस्टेंट हो गई। यस सर, एल एच एस हमारी कांस्टेंट हो गई। ठीक है। अब पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इनिशियली कितने लिए थे? सर इनिशियली आपने एक पार्टिकल लिया था, ब्रेक डाउन हो गए वो एन हो गए, हो सकता है दो हो गए, तीन हो गए। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये मेरी क्या हुई है? इंक्रीज हो गई। तो अगर मेरी ये वैल्यू इंक्रीज हुई है तो ऑब्जर्व मोलर मास, अगर मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस रखना है तो ऑब्जर्व मोलर मास को क्या इंक्रीज होना पड़ेगा या डिक्रीज होना पड़ेगा? जल्दी जल्दी बताइए। वीडियो को पॉज करके सोचिए। अगर मुझे इस चीज को रखना है कांस्टेंट, मेरे पास पहले कुछ वैल्यू थी, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एक था मान लेते हैं, और ये मेरे पास इसकी वैल्यू सपोज ऐसे हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, एक पार्टिकल ऑफ सोल्यूट दिया, मेरा मोलर मास आ रहा था 20। अब मेरे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट है वो हो गए दो। दो पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट मतलब डिसोशिएट हो गया। तो क्या मेरा ऑब्जर्व मोलर मास 20 ही रहेगा या फिर वो 10 हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस चीज को रखना है कांस्टेंट। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इंक्रीज होंगे तो ऑब्जर्व मोलर मास को डिक्रीज होना ही होगा हर हाल में। इस इक्वेशन से हमें यही पता लग रहा है। अगर मान लेते हैं ऐसे ही हाइपोथेटिकल केस में मैंने एलएचएस की जो वैल्यू है वो मेरी आ रही है 20, क्या एलएचएस कभी चेंज हो सकती है? नो सर, कभी नहीं चेंज हो सकती। इनिशियली जो नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूट थे मैंने एक ले लिया था इनिशियली, और मेरे पास मोलर मास तो 20 आ गया। ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको डिसोशिएट करा तो मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये तो मेरी चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी, मेरी एलएचएस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये 20 रहेगी। मेरे पार्टिकल्स दो होगा, बट इक्वेशन बैलेंस करनी है, मतलब इक्वेशन क्योंकि बैलेंस ही होगी, ये चीज कभी चेंज नहीं हो सकती। ऐसा थोड़ी है कि मैं नई इक्वेशन बन जाएगी। तो इस चीज को कम होना ही होगा। ये चीज क्या थी? मेरी मोलर मास। तो मोलर मास मेरा डिक्रीज होगा ही होगा हर हाल में। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी कि मोलर मास जो है हमारा कम क्यों हो रहा है, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज हो रहे हैं और हमारा मोलर मास हो रहा है डिक्रीज। तो ये बात आप सभी को समझ में आई होगी। सो जो भी है मेरी आई की वैल्यू है, जब ग्रेटर देन जो 1 आ रही है वो कब आएगी? ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स। जब भी पार्टिकल्स मेरे डिसोशिएट होंगे तब मेरी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, और मेरा जो मोलर मास है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और जो हमारे एन है वो क्या होता है? एन की जो हमने देखा था वो क्या होता है? एन क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ वन सोल्यूट पार्टिकल, फॉर्म्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ, जब एक पार्टिकल डिसोसिएट होगा जैसे कि NaCl है, NaCl किस में डिसोसिएट हो जाएगा सर? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो उस एक NaCl कितने में डिसोसिएट हो गया? दो में। तो उस केस में n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। डिसोसिएशन ऑफ वन पार्टिकल ऑफ सोल्यूट। जैसे NaCl लिया हमने, यस सर, इसको पानी में डाला, NaCl का मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, इसको मैंने वाटर में डाला, तो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा सर? ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। कितने NaCl लिए थे सर आपने? एक NaCl लिया, क्या क्या मिल गया आपको? एक Na एक Cl। तो जो n की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 2। तो यहाँ पे ये होता है हमारा n। सिमिलरली आप कैल्शियम क्लोराइड में देखेंगे वो 3 आ जाएगा। जो जो हमने करा है उसमें आप वैल्यू देख सकते हैं। बट हमारे पास एक कुछ स्पेशल चीज है, उसको हम देख लेते हैं पहले एक बार। एक सिंपल सा करा लेते हैं, जैसे कि Al2SO4 3 है, ये पानी में डालने के बाद किस में ब्रेक डाउन होगा सर? एक तो एल्यूमिनियम में, उस पर 3+ चार्ज होता है, प्लस सल्फेट में, दैट इज SO4 2-। कितने मॉलिक्यूल्स में होगा सर? एल्यूमिनियम मेरे पास दो होंगे, ये मेरे पास तीन होंगे, तो एन की वैल्यू आ जाएगी सर 2+3 दैट इज इक्वल टू 5। अब कुछ स्पेशल चीजेस होती हैं जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरे सामने ये लिखा हुआ है K4FeCN6। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये हमें सीखना होगा, और इस पे आगे हम एक आध क्वेश्चन भी देखेंगे तो जो अच्छे लेवल के होते हैं। अगर मैंने इसको पानी में डाला तो कैसे ब्रेक डाउन होगा, ये आगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आप पढ़ लेंगे। ये जो हमारे पास डब्बा है, ये जो दो ब्रैकेट बने हुए इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये हमेशा एज इट इज रहता है, ये कोई भी ब्रेक डाउन नहीं होता। तो कैटायन क्या है यहाँ पे सर? कैटायन तो हमारे पास हमें पता है ये के पॉजिटिव है। कितने के पॉजिटिव है सर? 4 के पॉजिटिव है। जो दूसरा एनायन है हमारे पास वो ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। ये हमारे पास आ जाएगा, इस पे चार्ज कितना आएगा सर? यहाँ पे 4- आएगा, बिकॉज नेट चार्ज इस पे 4+, तो यहाँ पे आ जाएगा 4-।
तो ये हमारे पास, अब यहाँ पे एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 4 हमारे पास पोटेशियम है प्लस 1 हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाला है, तो 5 हमारी एन की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसकी एक और एग्जांपल देखें तो एक और एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं, कोबाल्ट NH3 6 एंड देन Cl3, ये हमने ले लिया है। अब इसको अगेन हम क्या करेंगे, वाटर में डालेंगे, तो ये ब्रेक डाउन होगा, किस में होगा सर, अब आपने बताया कि ये जो ब्रैकेट है ये एज इट इज रहता है, ठीक है, तो इसको एज इट इज बना लेते हैं। इस पे कुछ चार्ज आएगा सर, वो चार्ज कैसे पता लगाएं, अभी देखते हैं बेटा कैसे पता लगाना होगा। प्लस Cl नेगेटिव, कितने Cl है सर, 3 Cl। नेगेटिव चार्ज कितना है टोटल सर, 3 इंटू -1 तो 3 नेगेटिव, तो यहाँ पे सर 3 प्लस आएगा सर। अब यहाँ पे n की वैल्यू निकालें, कितने सर, यहाँ पे एक हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है और 3 हमारे पास जो है एनाइन, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 4। सो दिस इज हाउ हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है रिलेशन बिटवीन, हमें एक चीज पता होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं एल्फा। एल्फा क्या होता है सर, एल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब अगर हमारा जो सॉल्यूट है क्या वो डिसोसिएट हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ है तो कितना हुआ है, क्या पूरा का पूरा डिसोशिएट हो गया या थोड़ा सा डिसोशिएट हुआ। अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, क्या उन 100 मॉलिक्यूल्स में से 100 के 100 टूट गए, या फिर 100 में से 88 टूटे, 100 में से 12 टूटे, ये हमें बताता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड, कितने मोल्स टूट गए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स मैंने लिए थे, नंबर ऑफ मोल्स टेकन। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, मैंने ऐसे ही हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, मैंने एक ऐसे ही 100 ए बी एक सॉल्ट ले ली, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये सॉल्ट ली। अब ये ब्रेक डाउन हो गई ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, बट मैंने ये देखा ये 100 के 100 ब्रेक डाउन हुए, इन 100 में से मेरे पास जो है 90 ए बी एज इट इज है, सिर्फ और सिर्फ 10 ब्रेक डाउन हुए। तो जो मेरी अल्फा की वैल्यू वो क्या आ जाएगी सर, डिसोशिएट आपके हो गए 10 मोल्स, इनिशियली आपने कितने लिए थे 100, तो आपके अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.1। तो इस तरीके से ये मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देके समझाया, बाकी आयनिक इक्विलिब्रियम ने आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। सो अब आयनिक में भी और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ रखा होगा क्लास लेवल। तो अगर परसेंटेज डिसोसिएशन निकालनी है तो क्या करेंगे सर, परसेंटेज डिसोसिएशन के लिए क्या करना है, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा को। सो परसेंटेज डिसोसिएशन ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो अल्फा इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है, रिलेशन बिटवीन आई एंड एन इंटू अल्फा, ये चीज हमें देखनी है, इसको समझना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने एक ऐसी सॉल्ट ले ली जिसको मैं ए एन लिख रहा हूँ, ये कितने में डिसोशिएट होगी सर, एन पार्टिकल्स में डिसोशिएट होगी एट टी इज इक्वल्स टू 0। मतलब इनिशियली मैंने इसका 1 मोल ले लिया और यहाँ पे इनिशियली कुछ भी डिसोशिएट नहीं होगा, कुछ टाइम बाद इसके कुछ मोल डिसोशिएट हो गए, मैं उसको लिख रहा हूँ 1 माइनस अल्फा, उसके जो है कुछ अल्फा मोल्स डिसोशिएट हो गए होंगे, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली क्या लिए सर, आपने जो नंबर ऑफ मोल्स जो आप कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं 1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स, अगर अल्फा की वैल्यू क्या होती है सर, जितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएट हो गए उसको मैं एक्स लिख रहा हूँ अभी के लिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो यहाँ पे अल्फा किसके बराबर आ गया सर, एक्स के बराबर आ गया जब आपने नंबर ऑफ मोल्स 1 लिए, तो जितने नंबर ऑफ मोल डिसोशिएट हो गए वो है अल्फा, और तो बनेंगे किसने इसके सर, इसके बन जाएंगे एन अल्फा, ठीक है। तो अब हमें पता है आई की वैल्यू क्या है सर, आई की वैल्यू जो होती है हमारे पास एक होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, इस वाले फॉर्मूले को भी लिख लीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स हमारे पास बचे, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, इनिशियली हमारे पास कितने पार्टिकल थे, और 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 आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल हो गए, बिफोर डिसोसिएशन, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे इनिशियली बताने हैं तो कितने होंगे सर, आप कहेंगे यहाँ पे एक ही मोल था, तो यहाँ पे जो है बिफोर डिसोसिएशन वो तो डिनोमिनेटर आपका आ जाएगा 1। तो अगर हम आई की वैल्यू लिखने जाएं तो डिनोमिनेटर आ गया 1, और यहाँ पे आफ्टर डिसोसिएशन कितने होंगे सर, आप कहेंगे एट टी इज इक्वल टू टी पर, इसके कुछ मोल है इसके कुछ मोल है, तो आप इसको ऐड कर देंगे 1 माइनस प्लस एन अल्फा। सो फाइनली मेरी जो आई की वैल्यू है वो आ जाएगी 1 प्लस एन अल्फा माइनस 1, जिसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। इस फॉर्मूले को टू बी लर्न बाय हार्ट, एकदम दिल से इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा।
कब, किस केस में, जब हमारे पास क्या हो रही है, डिसोसिएशन। सो दिस इज बेसिकली अ रिलेशन इसके बीच में, बिटवीन आई एन एंड एल्फा, ये हमारे पास रिलेशन आ गई है। तो ये किस केस में, डिसोसिएशन। अब हमारे पास नेक्स्ट केस जो आता है वो एसोसिएशन का आता है। एसोसिएशन कब होता है, जब हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ, जो एसोसिएशन हमारे पास होता है जब आई की वैल्यू लेस देन 1। अगर इसका भी हम वो करना देखें जो हमने उसके केस में करा है, इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। तो जो गिवन वेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एवोगैड्रो नंबर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इज इक्वल्स टू पार्टिकल्स को मैं पी लिख रहा हूँ इनटू मैंने मोलर मास ऑफ द। एसोसिएशन में क्या होता है सर, एसोसिएशन में क्या होता है, जो एक अगर मैंने पहले लिए थे कुछ, मैंने एक पार्टिकल मान लेते हैं, मैंने एन पार्टिकल्स लिए, तो वो एन पार्टिकल्स जो हैं आपस में मिलके ए एन बन जाएंगे। मतलब मैंने अगर दो पार्टिकल्स लिए मान लेते हैं हाइपोथेटिकल केस NaCl के, तो वो जुड़ जाएंगे आपस में और वो NaCl2 बना लेंगे। ये होता है हमारे पास किसका मतलब, एसोसिएशन का मतलब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं सर, ये चीज हमारी हमेशा कांस्टेंट है। अगर ये चीज कांस्टेंट है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं सर, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो रहे हैं डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा सर, मोलर मास को हैज टू बी इंक्रीज। तो इस केस में जो ऑब्जर्व मोलर मास है वो हमेशा ज्यादा आएगा ही आएगा। तो एन जो है हमारे पास इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जॉइन टुगेदर। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जॉइन हो रहे हैं। पीछे वाले पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ब्रेक डाउन होता है। अभी जॉइन किस केस में होता है ये भी हम देखेंगे। इसके हमने एग्जांपल भी लिख रखेंगे, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड पोलर सॉल्वेंट में होगा वो कैसे होगा उसको भी अभी देखेंगे। जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वन पार्टिकल, मतलब एक से ज्यादा पार्टिकल आपस में जॉइन हो जाएंगे। अगर एन की वैल्यू 2 होगी तो हम उसको कहते हैं डाइमर, मतलब डाइमराइज हो गया। क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ कि ये डाइमर बन गया। मतलब दो पार्टिकल, किसी भी हमने ए कोई मॉलिक्यूल था उसके दो पार्टिकल थे और उन्होंने मिलकर बना लिया एक A2 बना लिया। सिमिलरली एन इज इक्वल टू अगर 3 है तो उसको हम कहते हैं ट्राइमर। एन इज इक्वल टू 4 होगा तो कहेंगे सर टेट्रामर। एन 5 होगा तो पेंटामर एंड सो ऑन। इसका अगर एग्जाम्पल है तो 3B कोई मॉलिक्यूल है वो आपस में मिलके बना लेंगे B3। ये मेरे पास हो जाएगा। अब जैसे इसका एक जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। हमने लिख रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड इन पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे अगर मैंने दो मॉलिक्यूल लिए एसिटिक एसिड के, मेरे पास सॉल्वेंट क्या है सर, आपका कोई भी पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि हेक्सेन होगा, आपने हो सकता है बेंजीन लिया हो वो लिया हो, तो उसमें यहाँ पर ये होता हुआ नजर आएगा। सर ये कैसे हुआ है इसको थोड़ा सा समझाएंगे। हाँ जी बिल्कुल इसका समझाएंगे। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है सर, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास ये होता है CH3COOH। ठीक है, क्या एक और सर, एक ड्रॉ करना है हमारे एसिटिक एसिड का, तो उसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास जो एक और स्ट्रक्चर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा CH3। इस बार मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस तरीके से, वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को उलट पलट करके बना देता है। क्या आप सभी को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस? यस सर पता है। यहाँ पे आएगा डेल नेगेटिव, यहाँ पे आएगा डेल पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा डेल नेगेटिव, यहाँ पे आएगा सर डेल पॉजिटिव। इसको भी ओपन करके बना लेते हैं अपने ऑक्सीजन और उसको। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल नेगेटिव और यहाँ पे डेल पॉजिटिव, एंड हियर वी कैन क्लियरली सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हमारे पास हो जाता है एसोसिएशन। तो यहाँ पे जो पहले दो पार्टिकल थे अब वो एक में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एब्जो यहाँ पे एबनॉर्मल मोलर मास आएगा ही आएगा। और यहाँ पे क्या हुआ है हमारे पास, जैसे कि हमने देखा है मोलर मास इंक्रीज हो जाएगा। जो पहले एक चीज थी वो अब जुड़ के दो में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे एक चीज जब दो होगी तो मोलर मास हमारा इंक्रीज होगा ही होगा। तो सेम केस हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो एक बार देख लेते हैं इसकी डेरिवेशन भी अगर हम करें, इसके अल्फा आई और उसके रिलेशन की। तो यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा पार्टिकल ले रहे हैं, हम ले रहे हैं मान लेते हैं Na पार्टिकल्स ले रहे हैं, वो कन्वर्ट हो रहा है एन। इनिशियली मैंने एक मोल लिया है T इज इक्वल टू 0 पर, और ये मेरे पास 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे सिंपल मैथ करते हैं। अगर मेरे n पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वन में। अगर मैंने एक लिया है तो वो किस में होंगे सर, सिंपल सी बात है 1/n में होंगे। अगर मैंने जैसे दो पार्टिकल लिए, दो पार्टिकल अगर वो एक में कन्वर्ट हो रहा है, अगर मैं एक लूंगा तो वो किसमें होंगे सर, वो हाफ में हो जाएंगे। ये बहुत सिंपल सी मैथ्स है। सिमिलरली अब यहाँ पे डिसोशिएट होगा, तो कितने लिए मैंने माना इक्वल टू 1 लिया तो 1 माइनस अल्फा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, इस बार इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा अपॉन एन। सिमिलरली अब मैं आई निकालूंगा तो आई क्या होगा, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो आई इज इक्वल टू
बिफोर क्या है सर, सॉरी आफ्टर क्या है, 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। बिल्कुल सिंपल पीछे वाली डेरिवेशन है, ये आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, सो आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस, यहाँ पे आप देखेंगे 1 + 1/n, सॉरी -1 × अल्फा। ये हमारी आ जाएगी फाइनल इक्वेशन। किसकी इक्वेशन है? यहाँ पे ये अल्फा की इक्वेशन। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू या तो 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, या फिर हम लिख सकते हैं 1, मैं इस बार बाहर कॉमन ले लेता हूँ प्लस अल्फा को, तो प्लस अल्फा को मैं कॉमन ले लूंगा तो 1/n - 1 अल्फा। तो ये हमारे पास आ जाएगी हमारी आई की इक्वेशन। तो ये आपको याद रखनी है। जस्ट डिफरेंस क्या है, पहले थी आई इक्वल टू 1 + n - 1 × अल्फा, यहाँ पर है आई इक्वल टू 1 + 1/n - 1 × अल्फा। ये हमारी आई की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमने देख लिया है किस तरीके से हमारे पास एसोसिएशन होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर? जैसे डेल्टा टी भी हमें पता है क्या होता है। क्या होता है सर? वो होता है हमारे पास के बी इंटू मोलैलिटी। कब होता था ये हमारे पास? जब हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता था। अगर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज हो जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ले लिया हमने, या फिर हमने कुछ ऐसे ले लिया जो एसोसिएट हो रहा हो, तो क्या अफेक्ट पड़ेगा? यस सर पड़ेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है सर? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। ठीक है। अब यहाँ पे एसोसिएशन डिसोसिएशन में क्या पार्टिकल चेंज हो रहे हैं? यस सर चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब जितने ज्यादा पार्टिकल में चेंज होगा हमारे पास उसी हिसाब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में होगा। तो डेल्टा टीबी की जगह बस मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई लगा दूंगा, सारे मेरे फॉर्मूले में जो चेंज आएगा। डेल्टा टीएफ में भी मैं लिख दूंगा आई इंटू के एफ इंटू एम, वेयर आई क्या है हमारे पास सर? वेंट ऑफ फैक्टर। पाई भी मेरा हो जाएगा आई सी आर टी। और जो पी नॉट माइनस पी एस है डिवाइड बाई पी नॉट, जिसको मैं आर एल वी भी कहता हूँ, वो हो जाएगा आई इंटू का आई भी। एक चीज ध्यान रखनी है, जब इसको मैं ओपन करके लिखूंगा आई इंटू एन बी अपॉन एन ए, यहाँ पे प्लस आई इंटू एन बी आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा मिस हो जाता है। तो ये हमारे पास ये कुछ इफेक्ट्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या क्या इफेक्ट पड़ा है वो हमारे पास आ गए है। सो आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। अब आगे इसके और डेप्थ में बात करते हैं। सो बेसिकली आई डोंट थिंक कि आगे का कवर हो पाएगा, तो दैट्स इट फॉर, इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, इस वाले टॉपिक को आगे लेके आएंगे और इसी पर कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देन हमारे पास जो लास्ट कुछ टॉपिक है, हमारे पास सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, हेनरीज लॉ, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर होंगे। तो आई होप आज के लेक्चर में मजा आया होगा। क्वेश्चन भी ठीक ठाक डिसेंट डिस्कस कर लिए हैं हमने जैसे करने थे। और बाकी आपको पता ही होगा कि लास्ट में एकदम प्रैक्टिस सेशन आएगा, तो उसको जरूर देखिएगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा नोट्स के लिए, और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।